इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम अंग्रेजी व्याकरण की कह सकते हैं एक ऐसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं जिसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल। ये व्हेन और इफ के इस्तेमाल से जुड़ी है, खासकर जब हम भविष्य की यानी फ्यूचर की बात कर रहे हों। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। तो हमारे पास एक ग्रामर गाइड का पन्ना है और हमारा मिशन ये समझना है कि फ्यूचर की बात करते हुए भी हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। श्रोत में एक बड़ा क्लासिक सा उदाहरण है। कोई पूछता है विल यू फोन मी टुमारो, और जवाब मिलता है यस आई विल फोन यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क। अब यहीं पर दिमाग चकराता है। बात तो कल की हो रही है, तो व्हेन आई विल गेट होम क्यों नहीं कहा, क्यों कहा व्हेन आई गेट होम? बिल्कुल, और इसी सवाल के जवाब में आज की हमारी सारी बातचीत छिपी है। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा जोड़ते हैं। सोर्स में एक सीधा साधा नियम दिया है कि जब वाक्य के दो हिस्से हों और एक हिस्सा व्हेन से शुरू हो तो व्हेन वाले हिस्से में फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट टेंस ही लगता है। बिल्कुल, और ये कोई रैंडम नियम नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये इंग्लिश में बात करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। वाक्य का जो मेन पार्ट है, जैसे आई विल फोन यू, वो साफ साफ बता रहा है कि एक्शन फ्यूचर में होगा। हाँ, वो तो फ्यूचर टेंस में है ही। राइट। अब जो व्हेन वाला हिस्सा है, यानी व्हेन आई गेट होम, वो उस फ्यूचर एक्शन के लिए एक टाइम मार्कर या एक ट्रिगर सेट कर रहा है। एक ट्रिगर? हाँ, वो ये नहीं बता रहा कि क्या होगा, वो बता रहा है कि कब होगा, और उस कब को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस काफी है। अच्छा, तो व्हेन वाला हिस्सा भविष्य के लिए एक अलार्म सेट करने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचने वाला काम करूंगी, तुम्हें फोन करने वाला अलार्म बज जाएगा। एग्जैक्टली। चलिए इस आइडिया को कुछ और उदाहरणों से पक्का करते हैं। एक है we'll go out when it stops raining। हम बाहर तब जाएंगे जब बारिश रुक जाएगी। यहाँ when it will stop कहना तो बिल्कुल गलत होगा। एग्जैक्टली। मेन एक्शन क्या है? we'll go out, ये फ्यूचर में है। राइट। पर कब? उसका ट्रिगर क्या है? when it stops raining। जैसे ही बारिश रुकने वाला इवेंट होगा, बाहर जाने वाला एक्शन अनलॉक हो जाएगा। समझी। ये एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट जैसा है जो भविष्य में होने वाला है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है When you are in London again, come and see us। जी। जब तुम दोबारा लंदन में होगे तो हमसे आकर मिलना। हाँ। यहाँ भी when you will be नहीं कहा। ये एक तरह से खुला निमंत्रण है जो भविष्य के एक शर्त पर टिका है। और यहाँ एक फैसिनेटिंग बात यह है कि ये लॉजिक सिर्फ व्हेन का कॉपीराइट नहीं है। अच्छा। स्रोत हमें बताता है कि यही पैटर्न while, before, after, as soon as और until या till जैसे टाइम से जुड़े सभी शब्दों के साथ काम करता है। अरे वाह! ये सब भविष्य के लिए एक फ्रेम या एक कंडीशन तैयार करते हैं। हाँ, ये बहुत काम की जानकारी है। मतलब एक नियम सीखा और 5 और शब्द कवर हो गए। बिल्कुल। तो इनकी भी उदाहरण देख लेते हैं। while के लिए है आई एम गोइंग टू रीड अ लॉट while आई एम ऑन हॉलिडे। हाँ, मैं छुट्टियों पर बहुत पढ़ूंगी। जाहिर है छुट्टियां भविष्य में है, पर वाक्य में while आई एम ऑन हॉलिडे ही कहा गया है। बिल्कुल। आई एम गोइंग टू रीड फ्यूचर का इरादा साफ कर देता है। अब उस इरादे को पूरा करने की टाइम विंडो क्या है? while आई एम ऑन हॉलिडे। हाँ, वो पूरी अवधि, उस दौरान ये काम होगा। और until का एक उदाहरण जो मुझे हमेशा किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, वेट हियर until आई कम बैक। हाँ, ये तो क्लासिक है। मेरे वापस आने तक यही इंतजार करो। ये तो क्लासिक डॉन वाला डायलॉग है ना, मेरा इंतजार करना। बिल्कुल। यहाँ until आई कम बैक का मतलब है कि आना तय है, बस तुम्हें इंतजार करना है। और यहाँ until I will come जैसा कुछ होता ही नहीं है। कमांड अभी दिया जा रहा है जो भविष्य के एक पॉइंट पे खत्म होगा, यानी मेरे वापस आने पर। तो वो ट्रिगर पॉइंट प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ठीक है, तो पहला टुकड़ा तो जुड़ गया, when और उसके जैसे शब्दों के साथ प्रेजेंट टेंस। पर इस पहेली का एक और हिस्सा है जो अक्सर लोगों को फंसाता है, और वो है जब हैव डन। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट सीन में आता है। ये कब और क्यों आता है? हाँ, और यहाँ बात बहुत सटल पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम when के बाद प्रेजेंट सिंपल की जगह प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब when I've done, तो हम सिर्फ समय नहीं बता रहे। तो फिर क्या बता रहे हैं?
हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक काम का पूरा होना दूसरे काम के शुरू होने के लिए जरूरी है। अच्छा। इसे एक टू डू लिस्ट की तरह सोचिए। When I've done something का मतलब है कि ये काम खत्म वाले आइटम पर टिक लगने के बाद ही अगला आइटम शुरू हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ एक चेकमार्क की तरह काम करता है। वाह, ये टू डू लिस्ट वाला एनालॉजी तो कमाल का है ना? इसे समझने के लिए स्रोत का जो मुख्य उदाहरण है वो एकदम फिट बैठता है। When I phoned Kate, we can have dinner। मतलब टू डू लिस्ट में पहला आइटम है केट को फोन करना जी। जब उस पे टिक लग जाएगा उसके बाद ही दूसरा आइटम डिनर करना शुरू हो सकता है। एग्जैक्टली। ये घटनाओं का क्रम बिल्कुल साफ कर देता है। बिल्कुल। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ एक कंडीशन लगा रहा है कि पहली एक्शन का कंप्लीशन दूसरी एक्शन के लिए एक प्री रिक्विजिट है, एक जरूरी शर्त है। तो फिर मेरा एक सवाल है, क्या मैं ये नहीं कह सकती When I phone Kate, we can have dinner? क्या ये ग्रामेटिकली गलत है? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतलब बदल जाता है। कैसे? When I phone Kate का मतलब है जिस वक्त मैं फोन कर रही होंगी। हो सकता है आप फोन पर बात करते करते डिनर शुरू करना चाहते हो। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन When I phoned Kate में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फोन पहले, डिनर बाद में। वो चेक मार्क लग चुका है। समझ गई। मतलब एक छोटे से हैव से पूरी सिचुएशन की क्लैरिटी बदल जाती है। बिल्कुल। और स्रोत में इसी बात को साफ करने के लिए एक नियम भी है। हाँ। कि प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग तब नहीं किया जाता जब दो काम एक साथ हो रहे हों। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसे गलत जगह इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य का मतलब ही अजीब हो जाएगा। इसका एक परफेक्ट उदाहरण भी है। When I phone Kate, I'll ask her about the party। बिल्कुल। यहाँ केट को फोन करना और उससे पार्टी के बारे में पूछना, ये दोनों काम एक ही कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हैं। एक साथ हो रहे हैं। हाँ, साथ साथ हो रहे हैं। इसलिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल यानी When I phone Kate ही सही है। राइट। अगर कोई कहे When I phoned Kate, I'll ask her about the party, तो ये सुनने में बेहद अजीब लगेगा। हाँ, इसका मतलब होगा कि फोन रखने के बाद आप उससे पार्टी के बारे में पूछेंगे, जो ये कैसे संभव है। एग्जैक्टली। लेकिन सोर्स में एक और दिलचस्प सिचुएशन भी बताई गई है जहां प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, एज सून एज के साथ। हाँ, और मतलब में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे I'll come as soon as I finish या I'll come as soon as I finished। दोनों का मतलब है मैं काम खत्म करते ही आ जाऊंगी। अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या ये नियम यहाँ टूट जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। नियम टूटता नहीं है, बस यहाँ एज सून एज फ्रेज खुद ही इतना पावरफुल है कि वो इमीडिएटली का सेंस दे देता है। अच्छा। एज सून एज आई फिनिश खत्म होने के पल पर जोर देता है। हाँ। एज सून एज आई फिनिश्ड खत्म होने की क्रिया के पूरा होने पर जोर देता है। तो मतलब में तो अंतर है। टेक्निकली है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर दोनों का नतीजा एक ही है। सुनने वाले को एक ही मैसेज मिलता है कि आप काम खत्म होते ही बिना एक सेकंड की देरी के वहां पहुंच जाएंगे। तो यहाँ चॉइस ज्यादातर स्टाइल की है, मतलब कि नहीं? कह सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये सब सुन के दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। अब इतनी देर से व्हेन की बात कर रहे हैं, पर इफ भी तो भविष्य की बात करता है। इफ इट रेन्स, व्हेन इट रेन्स सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या है? और आपने इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से को छू लिया है। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है ना? इसका जवाब सिर्फ ग्रामर में नहीं, साइकोलॉजी में छपा है। मुख्य अंतर है सर्टेनिटी यानी निश्चितता बनाम पॉसिबिलिटी यानी संभावना। ओह! आप व्हेन या इफ चुनकर अनजाने में सामने वाले को ये बता रहे हैं कि आप भविष्य को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। ये आपके इरादे का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। वाह, तो ये सर्टेनिटी का खेल है। बिल्कुल। मतलब जब मैं व्हेन आई गो शॉपिंग कहती हूँ तो मेरे दिमाग में शॉपिंग लिस्ट पहले से ही बन चुकी है, जाना तय है। राइट। लेकिन इफ आई गो शॉपिंग का मतलब है कि मैं अभी भी सोफे पर बैठकर सोच रही हूँ कि जाऊं या नहीं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो पूरा माइंडसेट बदल देता है। बिल्कुल। व्हेन का इस्तेमाल ये बताता है कि सवाल क्या घटना होगी ये नहीं है, सवाल बस कब होगी। घटना का होना तो तय है। वो आपके फ्यूचर टाइमलाइन पर एक पक्का पॉइंट है। इसके उलट इफ का इस्तेमाल एक काल्पनिक स्थिति बनाता है, एक व्हाट इफ सिनेरियो। ये हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जैक्टली। चलिए इस माइंडसेट वाले आइडिया को सोर्स के उदाहरणों से टेस्ट करते हैं। शॉपिंग वाला उदाहरण तो है ही। आई एम गोइंग शॉपिंग लेटर, ये पक्का है। तो हम कहेंगे व्हेन आई गो शॉपिंग आई विल बाय सम फूड। वहीं दूसरी तरफ आई माइट गो शॉपिंग लेटर, शायद जाऊंगी।
तो हम कहेंगे इफ आई गो शॉपिंग आई विल बाय सम फूड। एक में इरादा पक्का है, दूसरे में सिर्फ एक संभावना है। बिल्कुल। और सोचिए कि इससे बातचीत का पूरा वाइब कैसे बदल जाता है। व्हेन बोलने वाला अपने प्लान को लेकर क्लियर और कॉन्फिडेंट है, और इफ बोलने वाला अभी भी ऑप्शंस तोल रहा है। इस पॉइंट को और मजबूत करने के लिए स्रोत में कुछ और भी बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे इफ इट इज रेनिंग दिस इवनिंग आई वोंट गो आउट। हाँ, अगर आज शाम बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। यहाँ इफ का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि बारिश होना सिर्फ एक संभावना है। हाँ, हम when it is raining this evening नहीं कह सकते क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि बारिश होगी ही। अगर कह दिया तो अगर आप when it is raining कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके पास मौसम विभाग की कोई अंदर की खबर है कि शाम को बारिश होनी ही होनी है, जो कि आमतौर पे संभव नहीं होता। सही बात है। एक और उदाहरण है डोंट वरी इफ आई एम लेट टुनाइट। अगर मुझे आज रात देर हो जाए तो चिंता मत करना। इफ का इस्तेमाल ये बताता है कि देर होने की एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पक्का नहीं है। आप सामने वाले को एक संभावित सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक तरह से सावधानी बरतना है। सोचिए अगर कोई कहे डोंट वरी व्हेन आई एम लेट टुनाइट। ओहो, ये तो बहुत अजीब लगेगा। हाँ, सुनने में कितना अजीब और थोड़ा एरोगेंट लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप जानबूझकर या निश्चित रूप से देर से आने की प्लानिंग कर रहे हैं और पहले से ही बता रहे हैं। राइट। इफ इसे एक अनिश्चित संभावना बनाए रखता है जो ज्यादा पोलाइट है। और आखिरी उदाहरण इफ दे डोंट कम सून आई एम नॉट गोइंग टू वेट। अगर वे जल्द नहीं आते हैं तो मैं इंतजार नहीं करने वाले। यहाँ भी इफ साफ दिखा रहा है कि उनके आने या ना आने दोनों की संभावना है और मेरा एक्शन उसी शर्त पर निर्भर करता है। When they don't come soon तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर हम समेटें तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, भविष्य की बात करते हुए भी when, after, until जैसे शब्दों के साथ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें क्योंकि वो भविष्य के लिए एक ट्रिगर सेट करते हैं। बिल्कुल, एक टाइम मार्कर। दूसरी बात, when I've done यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल तब करें जब आपको जोर देना हो कि एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा शुरू होगा। आपकी टू डू लिस्ट का चेक मार्क। हाँ, जो घटनाओं का क्रम तय करता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, when और if सिर्फ ग्रामर के शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। when निश्चितता और पक्के इरादे का सिग्नल है, जबकि if सिर्फ एक संभावना या एक शर्त को दिखाता है। ये आपके आत्मविश्वास का आईना है। मैं बस एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये नियम पहली नजर में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा की एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। एफिशिएंसी कैसे? सोचिए, सिर्फ एक शब्द बदलकर इफ की जगह व्हेन लगाकर आप समय, शर्त, क्रम और अपने इरादे की निश्चितता, ये सारी जानकारी एक छोटे से वाक्य में सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। वाह, इट्स लाइक अ सुपर एफिशिएंट पीस ऑफ कोड बिल्ट इनटू द लैंग्वेज। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। स्रोत के पेज पर अनलेस और इवन इफ जैसे शब्दों का भी जिक्र है। निश्चितता और संभावना का यह विचार जो हमने when और if के लिए समझा, वो इन शब्दों पर कैसे लागू हो सकता है? अच्छा सवाल है। क्या अनलेस यानी जब तक कि नहीं, ये शब्द if की तुलना में एक ज्यादा मजबूत या कमजोर शर्त को दिखाता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचिए।